नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। 2022 के दूसरे महीने की शुरुआत में ही मोदी सरकार द्वारा देश का पहला यूनियन बजट पेश किया गया। यानी इस साल का पहला यूनियन बजट देश के सामने रखा गया। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री द्वारा कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको शायद आम आदमी द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेके आए हैं जिनमें आप इन शब्दों का महत्व समझेंगे और जानेंगे कि ये शब्द किस तरह से बजट में काम आते हैं, ताकि आप भी जब निर्मला सीतारमण द्वारा बजट देखें तो आपको सीधा समझ में आए कि आखिर वित्त मंत्री द्वारा किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। किसी भी शब्द को समझने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। बजट सरकार साल में कितना कमाएगी, कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी, इसकी सारी जानकारी अपने पास रखता है। जैसे किसी भी घर में महीने की शुरुआत में ही एक बजट बनाया जाता है कि हमें महीने के अंत तक किस तरह घर को चलाना है, वैसे ही देश के शुरुआत में ही साल की शुरुआत में ही सरकार द्वारा बजट रखा जाता है और ये साल के अंत तक के लिए बनाया जाता है ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ पर 3 तरह के बजट होते हैं। पहला होता है बैलेंस बजट। इसमें सरकार का खर्च और कमाई लगभग बराबर होता है। दूसरा होता है सरप्लस बजट। इसमें खर्च से ज़्यादा कमाई सरकार की होती है, यानी इसमें सरकार जितना खर्च करती है उससे ज़्यादा कमाती है। तीसरा होता है डेफिसिट बजट। इसमें सरकार खर्च से कम कमाई करती है, यानी सरकार के खर्च अधिक हैं और कमाई बेहद कम। बजट शब्द लिखने में जितना आसान है उतना ही समझने में मुश्किल, क्योंकि बजट अपने अंदर कई ऐसे शब्दों का समावेश रखता है जिन्हें समझना आम आदमी द्वारा मुश्किल होता है। तो चलिए पहले इन शब्दों को समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि इस बार 2022 का यूनियन बजट किस तरीके से आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद रहा। पहला शब्द है फाइनेंस बिल, यानी वित्त विधेयक। सरकार संसद में ये बिल रखती है और इसमें सरकार के सारे कमाई के स्रोतों का वर्णन होता है, यानी सरकार साल भर में कहाँ कहाँ से अपनी कमाई करेगी उसके स्रोतों का वर्णन इसमें लिखा होता है, जैसे टैक्स हो गया, रेवेन्यू हो गया। दूसरा है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ ये बिल भी संसद में रखा जाता है जिसके ज़रिए सरकार अपने खर्चों की जानकारी देती है। याद रखिएगा कि फाइनेंस बिल में सरकार अपने स्रोतों की जानकारी देती है कि उससे पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, और एप्रोप्रिएशन बिल में सरकार अपने खर्चों की जानकारी देती है कि वो साल भर में कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तीसरा शब्द है बजट एस्टिमेट, यानी बजट अनुमान। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो अपने खर्च और कमाई का अनुमान, जो बस अनुमान बताती है, उसे बजट एस्टिमेट कहते हैं। यानी इसमें सरकार द्वारा बताया जाता है कि आने वाले ईयर में वो कितना कमा सकती है और कितना खर्च कर सकती है। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हुए आपको बताते हैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में, यानी राजकोषीय घाटा। घाटा शब्द से समझ गए होंगे आप कि इसके अंदर सरकार को ज़रूर किसी न किसी प्रकार का घाटा ही हो रहा होगा। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार की कमाई कम है और खर्च बहुत ज़्यादा, यानी सरकार घाटे में है। सरकार अपने खर्चों के द्वारा लोगों की ज़रूरत तो पूरी कर रही है, लेकिन सरकार को किसी प्रकार की कमाई नहीं हो रही है, यानी सरकार राजकोषीय घाटे में चल रहा है। अगला शब्द है फिस्कल सरप्लस, यानी राजकोषीय मुनाफा। पहले बात की घाटे की, अब बात करते हैं मुनाफे की। ये फिस्कल डिफिसिट के ठीक उल्टा होता है, यानी सरकार की कमाई ज़्यादा और खर्च कम होता है, यानी सरकार मुनाफे में है। अगला शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा। इसका मतलब है कि सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हो पाई है। सरकार का टारगेट जितना था उससे कम कमाई हुई है, जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अगला शब्द है कंसोलिडेटेड फंड, यानी समेकित निधि। सरकार जो भी कमाती है
उधार की राशि या सरकारी कर्जों पर जो भी ब्याज, सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। यानी उधार की राशि हो, सरकारी कर्जों पर मिला ब्याज हो, जो भी सरकार को प्राप्त होता है, जो भी सरकार कमाती है, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। आपको बता दें कि सरकार के सभी खर्च इसी फंड में किए जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात ये भी है कि इन पैसों को निकालने के लिए संसद की मंजूरी बेहद ज़रूरी है। बिना मंजूरी के कंसोलिडेटेड फंड में से डाटा नहीं निकाला जा सकता, यानी पैसा नहीं निकाला जा सकता। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड की, यानी कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। आकस्मिक से आप समझ गए होंगे कि ज़रूर किसी आपातकाल की स्थिति में इस फंड का प्रयोग किया जाता होगा। आपको बता दें कि सरकार जब देश की आकस्मिक यानी आपातकाल जैसी स्थिति को देखती है, तब वो इस फंड से पैसा निकालती है, जिसे कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। आपने अभी देश को गंभीर कोविड की बीमारी से ग्रसित पाया होगा, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था तक डाउन हो चुकी थी। परंतु इस दौरान सरकार ने एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ देश को फिर से खड़ा किया है। और कोविड के दौरान भी जगह जगह पर लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए तरह तरह की व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि सरकार के पास इस बंद अर्थव्यवस्था में भी कहाँ से पैसा आता होगा? तो ये पैसा आता है कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि में से। जब सरकार को लगता है कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, तो वो कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकाल लेती है। इसको निकालने के लिए संसद में किसी प्रकार की मंजूरी की ज़रूरत भी नहीं होती है। सरकार इसमें से जितनी भी रकम निकालेगी, उसे कंसोलिडेटेड फंड में से लौटाना भी ज़रूरी होता है। कंसोलिडेटेड फंड, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सरकार जो भी कमाती है, वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है। तो जब सरकार कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकालेगी, उसके कुछ ही समय बाद कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें सरकार का पैसा आता है, उस फंड में से सरकार को इस कंटीजेंसी फंड में पैसा लौटाना होता है, ताकि फिर से अगर आकस्मिक स्थिति आ गई देश में, तो फिर से कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकाल के देश की रक्षा की जा सके। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट की। इस फंड में वो सारे पैसे आते हैं जो सरकार को एक बैंकर के रूप में मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, छोटी बचत योजनाओं से मिली रकम हो गई। इसमें सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसा निकाल सकती है, और इसमें संसद की मंजूरी की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको बता दें कि ये पैसा सरकार का नहीं होता है, इसीलिए इसे इन्वेस्टर्स को लौटाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी पब्लिक अकाउंट से आप समझ गए होंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है, जो कि आम पब्लिक होती है। तो अगर सरकार ने इनसे पैसा लिया भी है, तो एज सुन एज पॉसिबल सरकार को एक डेट तक ये पैसा लौटाना भी ज़रूरी होता है। और सरकार इस पब्लिक अकाउंट में से एक सीमा तक ही पैसा निकाल सकती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड की, जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की ज़रूरत होती है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, मंत्रालय और विभागों के बिजली का बिल, पानी का बिल, सब्सिडी देने, सैलरी देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में होता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसको हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा खर्च जिसमें भविष्य में सरकार की कमाई हो सके। हम लोग जब कहीं भी किसी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि हमें, अगर हम यहाँ पर अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमें इस बिज़नेस से आगे इतना फ़ायदा हो। बेसिकली किसी भी चीज़, अगर आप एक नॉर्मल सी शॉप भी शुरू करते हो, तो भी आपको अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, ताकि वो आने वाले दिनों में अच्छी कमाई दे सके। तो इसी तरह से ऐसा खर्च जिसमें भविष्य में सरकार की कमाई हो, इसका यूज़ संपत्तियां या फिर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए किया जाता है, ताकि सरकार को भविष्य में इससे इनकम प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है। इस अभी मॉडर्न
टाइम में इस शब्द का प्रयोग शायद कोई नहीं जानता, पर रेलवे वाली जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, इसको लेकर के सभी युवा से युवा और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग लोग भड़के हुए हैं। ज़रूर सरकार ने कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी उन्होंने रेलवे को बेचने की तैयारी की है। तो डिसइन्वेस्टमेंट शब्द को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इसके अंतर्गत जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी को बेचकर कमाई करती है, उससे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कुछ बेचा गया जिससे कुछ इनकम आई। और रेलवे वाला बस एक एग्जाम्पल हो सकता है, शायद रेलवे के लिए सरकार ने और कुछ बेहतर सोचा हो। जिसके बाद अब बात करते हैं उस शब्द की जिसका इंतज़ार शायद हर आम आदमी को होता है, यानी टैक्स। टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं और यहाँ पर कई तरह के टैक्स होते हैं। तो आइए एक के बाद एक जानते हैं इन टैक्सेस के बारे में। सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स हैं जो सरकार आम आदमी से सीधा लेती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया और इत्यादि। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स हैं जो आपसे सरकार इनडायरेक्ट वे में लेती है, यानी जैसे एक्साइज ड्यूटी, हमारा कस्टम ड्यूटी। तीसरा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसने नहीं सुना होगा, इनकम टैक्स के छापे यहाँ पड़े, इनकम टैक्स के अभी हमारे नेताओं पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, तो ये शब्द बेहद प्रचलित है हमारे भारत में। तो इनकम टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जो आम आदमी की कमाई पर लगता है। आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपको उसका ब्याज मिल रहा है तो भी उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपके इनकम का स्रोत आखिर कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। अब बात करते हैं चौथे टैक्स की, यानी कॉरपोरेट टैक्स। कंपनियों को अपनी कमाई पर जो टैक्स सरकार को देना होता है वही कॉरपोरेट टैक्स होता है। यानी कंपनी जितना कमा रही है उसे अपनी कमाई के अनुसार सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ये हो गए बजट के दौरान निर्मला सीतारमण यानी हमारी वित्त मंत्री द्वारा लिए गए कुछ अहम शब्द, जिन्हें समझना आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको बजट सुनने के दौरान किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2022 के पूरे एनालिसिस की, और आपको बताएंगे कि सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कितना पैसा खर्च करने के लिए रखा हुआ है। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।